नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट कंप्लीट होने के बाद में हेराल्ड पुस्तक के 31 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हेराल्ड पुस्तक के 32वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50 प्रश्न होंगे। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको लक्ष्य रखना होगा और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बनाई गई है, वहां से आप 1 से लेकर पूरे 50 तक पेपर देख सकते हो। और इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्योंकि पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका जीके का पहला पार्ट है। और जीके का पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 जुलाई 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 सितंबर 1946 या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और दूसरी बैठक हुई थी इससे 2 दिन बाद, कब? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, वो भी किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे आगे चलकर। नेक्स्ट दिया गया है कि पंचायती राज अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है? चौथी, 11वीं, 12वीं या 7वीं? तो भारतीय संविधान में 2 संशोधन हुए थे क्रमशः। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ये कब हुए थे? 1992 और 1993 में हुए थे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वें के माध्यम से आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के विषय जोड़े गए और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय के विषय जोड़े गए। तो पंचायती राज पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 11वीं अनुसूची में वर्णित है। और यदि नगरीय निकाय के बारे में पूछा जाए तो वो 12वीं अनुसूची में वर्णित है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका उल्लेख किस में किया गया है? मौलिक अधिकारों में, संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशांक तत्व में या संविधान की 9वीं अनुसूची में? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसके बारे में किस में उल्लेख किया गया है? यह बात संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रस्तावना में लिखी गई है धर्मनिरपेक्ष की बात। और भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो यह भी संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो लोकतंत्रात्मक संविधान है भारत का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति की गई? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 17? तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 19 के माध्यम से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? वित्त सचिव, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो अंतिम निर्णय कौन देगा धन विधेयक होने का? तो वो आपका अध्यक्ष देगा। किसका अध्यक्ष देगा? लोकसभा का अध्यक्ष देगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? वैसे सामान्य रूप से संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय प्रस्तावना को कहा जाता है, परंतु बाबा साहेब अंबेडकर ने किसे कहा था? उन्होंने संविधान के उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। किस में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया? ये भारत के बच्चे बच्चे को पता है आजकल तो। किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 370 के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक किस स्तंभ से लिया गया है? सासाराम स्तंभ, लोरिया स्तंभ, सोपारा स्तंभ या सारनाथ स्तंभ? तो राष्ट्रीय प्रतीक आपका अशोक चिन्ह है, जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? यदि समाप्त करने की बात आए तो वो किस के द्वारा किया गया? तो वो आपके 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। कब किया गया? 1978 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना अनिवार्य है? तो महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग आपके संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और महाभियोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो वो आपके अनुच्छेद 56 में हुआ था, परंतु महाभियोग प्रक्रिया 61 के तहत लगाई जाती है। और ये इससे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। भारत में किसी विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, सन्नो देवी या अमृत कौर? तो कौन थी विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष? सुचेता कृपलानी तो आपकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और सरोजनी नायडू कौन थी? सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो विधानसभा की अध्यक्ष कौन थी? आपकी सन्नो देवी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? भाग 15, भाग 16, भाग 19 और भाग 20? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किसके समय में कर दी गई? तो उस समय प्रधानमंत्री था राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के समय में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो वो भाग 17 होगा। और अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद होगा आपका 343। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो यह थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव्य के उबाल में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है, कमी आ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दाब में वृद्धि होगी तो द्रव्य के उबाल में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हरित वर्ण विहीन पौधे जैसे कि मरुसम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? वो पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही क्या करते हैं? पौधे भोजन बना पाते हैं। परंतु हरित वर्ण विहीन पौधों में क्या नहीं होता? पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और पत्तियां नहीं होगी तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। तो क्लोरोफिल के अभाव के कारण वो भोजन नहीं बना पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? पीयूष ग्रंथि, थाइमस, थायराइड या प्लीहा? तो किस में होता है आयोडीन? आपके थायराइड ग्रंथि में होता है। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और थायरोक्सिन की कमी से ही कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग या गलगंड रोग होता है, जो आयोडीन की कमी से भी माना जाता है। किसके बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? ऑक्साइड परत बनने के कारण, नाइट्राइड परत बनने के कारण, सल्फाइड परत के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपकी सल्फाइड परत बनने के कारण चांदी क्या हो जाती है? बदरंग हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट दिया गया कि किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान होती है? रक्त में कौन सी शर्करा की मात्रा विद्यमान होती है? तो आपके ग्लूकोज की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मानव शरीर में पैर की हड्डियों के नाम है। पैर की हड्डियां कौन कौन सी है? पहला दिया गया ह्यूमरस और फीमर। ह्यूमरस हाथ में पाई जाती है आपके कंधे से लेकर कोहनी तक, और फीमर जांग में पाई जाती है। यह तो पैर में होती है, परंतु ह्यूमरस नहीं होगी। फिबुला और उल्ना, अल्ना और रेडियस, ये दोनों कहाँ पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है। आपकी कोहनी से लेकर कलाई तक 2 हड्डियां पाई जाती है हाथ में, अल्ना और रेडियस। यदि कंकाल तंत्र का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हो। वहाँ पे आपके 206 हड्डियाँ एक एक गिनाई गई है, ठीक है। तो पैर में कौन सी पाई जाती है? पैर में आपके घुटने से लेकर टखने तक 2 हड्डियाँ पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? टीबिया और फिबुला कहते हैं। और ये दोनों हड्डियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। पानी में साबुन का घोल एक वास्तविक विलयन है, एक कोलाइडी विलयन है, एक निलंबन विलयन है, या इनमें से कोई नहीं? तो पानी में साबुन का घोल किसी भी प्रकार का विलयन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। किसमें अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? जिसके कण पास पास होते हैं उसका आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। तो सबसे पास पास कण किसके होते हैं? ठोस के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। किस कारणवश तांबा की अपेक्षा लोहा उत्तम संकुचन गुण युक्त होता है? जमने पर लोहा के संकुचन के कारण, जमने पर लोहे के प्रसार के कारण, जमने पर तांबा के प्रसार के कारण। तो जमने पर लोहे के प्रसार के कारण लोहा है जो कि तांबे से उत्तम गुण युक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया होने पर भी अपरिवर्तित रहता? आयतन, द्रव्यमान, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो रासायनिक प्रतिक्रिया होने पर भी भौतिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। निम्न में से कौन सा धातु क्षार वर्ग में सम्मिलित नहीं है? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो क्षार वर्ग में इनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है? मैग्नीशियम क्षार वर्ग में सम्मिलित नहीं है, बाकी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सभी है। इनमें से सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा पाया जाता है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होगा HCl, नाइट्रिक अम्ल का होगा HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा H2SO4। सभी में क्या होता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अम्लित पोटेशियम परमैंगनेट के घोल को रंगहीन किया जा सकता है किसके द्वारा? सोडियम सल्फाइड के घोल द्वारा, फेरिक सल्फेट के घोल द्वारा, सोडियम नाइट्रेट के घोल द्वारा, या पोटेशियम सल्फेट के घोल द्वारा। तो आपके पोटेशियम परमैंगनेट जिसे लाल दवा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है KMnO3, उसके घोल को रंगहीन किसके द्वारा किया जा सकता है? आपके सोडियम सल्फाइड के घोल द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजला थोथा किस रासायनिक पदार्थ का साधारण या प्रचलित नाम है? जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट? तो उजला थोथा आपके किसे कहा जाता है? जिंक सल्फेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। साल्ट पीटर किस धातु का आयस्क है? तो साल्ट पीटर आपके सोडियम का आयस्क है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निर्जलीकरण की प्रक्रिया से शरीर में निम्न में से किसकी कमी आ जाएगी? कैल्शियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की, कैल्शियम सल्फेट की या पोटेशियम क्लोराइड की? तो निर्जलीकरण की प्रक्रिया से आपके नमक की कमी आ जाएगी, और नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलेगी? तो सोडियम को जल में डालने पे आपके ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, नाइट्रोजन भी नहीं निकलेगी, फ्लोरीन भी नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो जल में तैरती है? सोडियम, फास्फोरस, लेड या इनमें से कोई नहीं? तो फास्फोरस धातु आपके जल में तैरती है। और इसके साथ ही आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 180 को 2 भागों में इस तरह से विभक्त किया जाए कि दूसरा भाग पहले भाग के दुगुने से 12 अधिक हो। मान लो पहला भाग x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? दुगुने से 12 अधिक, यानी 2x + 12 हो। तो दोनों भागों को ज्ञात करिए, और इन दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों का योग होगा 180, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। 2x और 1x कितना हो जाएगा? 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये 12 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 180 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 6 8 168। 3x बराबर 168 है, तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 168 में 3 का भाग देंगे, 5 3 15, 1 शेषफल बचेगा, 8 उतारेंगे 6 3 18, 56। तो एक संख्या आ गई आपकी 56। तो दूसरी संख्या कितनी आनी चाहिए?
उसके दुगुने से 12 अधिक, यानी पहली संख्या 56 है, 56 का दुगुना कितना होता है 112, और इससे 12 अधिक 124 आना चाहिए, परंतु आपके ऑप्शनों में न जाने क्यों 56 और 112 ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। परंतु यदि वास्तविक रूप से यदि आपके ऑप्शन में 124 दिया गया होता तो 124 सही होगा, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि दुगुने से 12 अधिक होनी चाहिए। तो पहली संख्या 56 है, 56 का दुगुना 112 होता है और उससे 12 अधिक 124 होना चाहिए, और तभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा 180 आएगा। 124 और 56 का योग 180 आएगा, न कि 56 और 112 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। यदि इसमें 1000 इसे 1050 रुपये में बेच दिया जाए तो इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तो कितनी छूट कितने रुपए की देता है, 1200 रुपये लिखे हुए है और 1050 में बेचता है, तो 150 रुपये की छूट दे दी, हमें पता है। और अंकित मूल्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं, सॉरी छूट किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो डिस्काउंट ज्ञात करते हैं। आपके डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य क्या है 1200, गुणा क्या करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब हम काट लेंगे इन्हें, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 से ये कटेगा आपका 75 बार, और ये 2 से कट जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, तो 75 बटे 6, और 75 में 6 का भाग देना है हमें, कितनी बार जाएगा, 75 में 6 का भाग जाएगा, 6 एकम 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा और 5 उतार देंगे, कितने हो जाएंगे 6 दूने 12। अब कितने शेषफल बच रहे, 3 शेषफल बच रहे, तो दशमलव लगाया 0 उतारा, 6 पंजे 30, 12.5%। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से किस संख्या को 5 से विभाजित कर देने पे ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ऐसी संख्याएं ऑप्शनों के आधार पे होती है, तो क्या करेंगे, 25 में 5 का भाग देंगे, 5 होता है पूर्ण घन संख्या नहीं है, 125 खुद पूर्ण घन संख्या है, 5 का भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 तो नहीं है, 25 तो पूर्ण वर्ग है। 625 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो आएगी 125, और 125 हमें पता है कि पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 5 का घन होता है 125, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 3125 भी नहीं होगा, 3125 में 5 का भाग देंगे 625 आएगा, 625 पूर्ण घन तो नहीं है, पूर्ण वर्ग जरूर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक परिवार में 24 दिन में 60 किलोग्राम चावल की खपत होती है, तो उसी परिवार में 18 दिन में कितने किलोग्राम चावल की खपत होगी। तो 24 दिन में 60 किलोग्राम चावल की खपत होती है, तो एक दिन में कितने किलोग्राम की होगी, 60 बटे 24, तो 18 दिन में कितने होगी, उससे 18 से गुणा कर लेंगे। 6 के पहाड़े से 18 3 बार कटेगा, 6 के पहाड़े से 24 4 बार कटेगा, 4 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 15 बार, और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 3 45, तो 45 किलोग्राम चावल की खपत होगी 18 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 20 छात्रों का 12 दिनों का मेस बिल 7,000 रुपये है, तो 8 छात्रों का कितने दिनों का मेस बिल 4,900 रुपये होगा। तो इसके लिए आपको बताई गई है ट्रिक कौन सी, MWT का फॉर्मूला बताया गया, मेन वर्क और टाइम। ठीक है, तो एम का मतलब मेन कितने स्टूडेंट है, पहले 20 है तो 20, डब्ल्यू का मतलब वर्क कितने रुपए है, रुपए कितने हैं 7,000 रुपये, और टाइम का मतलब समय कितना है 12 दिन। नीचे वही, नीचे कितने 8 छात्र है तो 8, रुपए कितने 4,900 4,900, और आपका समय दिया नहीं गया, टाइम नहीं दिया गया, टाइम का टी लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, वी शेप में गुणा करना है और जो बचे उसका भाग देना। ठीक है, 20 को 4,900 से गुणा करना है और उसे 12 से गुणा करना है, और नीचे कौन सा बच गया 8 × 7,000 बच गया, उसका भाग देना है। तो आपको गुणा करना था 20 गुणा 4,900 गुणा 12, और बटे भाग किसका देना था 8 गुणा 7,000। कोई बात नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे। 7 से 49 कितनी बार कटते हैं 7 बार, और 2 एकम 2 और 4 दूने 8 4 बार, और 4 से 12 कितनी बार कटेगा 3 बार। अब क्या बच गया हमारे पास, 7 × 3 कितने होते हैं 21, तो 21 दिनों का बिल होगा 8 छात्रों का 4,900 रुपये, 21 दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी में 21 दिन दिए गए हैं। एक परीक्षा में कुल अंक में से राम को 574 अंक मिले, गीता को 76% अंक प्राप्त हुए,
यदि राम को कुल अंक का 82% मिला, ये जो 574 है ये कितना है, 82% है। ये दिया गया है कि राम को कुल अंक का 82% मिला, तो ये 574 है, ये कितना है, 82% है। हमें ज्ञात क्या करना है, यदि कुल अंक ज्ञात करना है तो हम 100 से गुणा करवा देंगे, क्योंकि कुल अंक हमेशा 100% होता है। परंतु इसमें पूछा क्या है कि तो इन दोनों के बीच प्राप्तांकों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का हम 100 से गुणा नहीं करवाएंगे। यदि कुल अंक पूछता तो ही हम 100 से गुणा करवाते। अब अंतर पूछ रहा, अंतर कितना, इसके 82% है, इसके 76% है, तो अंतर है 6% का। तो ये 6% का मान ज्ञात करना हमें, तो गुणा 6 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करवा देंगे। अब 574 में हमें भाग देना है 82 का, कितनी बार भाग जाएगा 574 में, देखिए यहाँ पे 57 है और यहाँ पे 8 है, तो आपको पता है लगभग 7 बार भाग जाता है। 7 बार किस प्रकार कि 8 सत्ते कितने होते हैं, 7 अट्ठे 56 होते हैं। ठीक है, तो 7 बार भाग जाता है 56 में, तो इसे हम 7 से गुणा करके देखते हैं। 7 से गुणा करेंगे, 7 दूने 14 और 8 सत्ते 56 और ये कितने होते हैं 57, तो 574 आता है 7 से गुणा करने पे पूरा पूरा। तो 82 से ये 7 बार कटेगा और 7 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42। तो इनके अंकों का अंतर कितना है, 42 अंकों का अंतर है, जो कि 6% के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। ए ने 5% के लाभ पर एक मेज को 420 रुपये में बेचा, बी ने 6% के लाभ पर 477 रुपये में बेचा, तो किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ। तो अधिक लाभ का पता तो जब ही चलेगा कि दोनों का लाभ हमें ज्ञात होगा। तो ये 420 रुपये ये कितने प्रतिशत है, 5% का लाभ, क्रय मूल्य 100% होता है, 5% का लाभ पाते ही 105% हो गया। अब इसका लाभ ज्ञात कर सकते हैं या इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 100 से गुणा करवा देंगे और केवल लाभ ज्ञात कर देंगे, वो आप पर निर्भर करता है। हम केवल लाभ ज्ञात कर लेते हैं, 5 से गुणा करवा देंगे, तो 5 से ये 1 बार और 5 से 105 कितनी बार कटेगा, 21 बार, और 21 का भाग देंगे 420 में कितनी बार, 21 दूने 42, 20 आएगा। तो एक को 20 रुपये का लाभ होता है। अब इसी प्रकार बी का ज्ञात कर लेते हैं। बी क्या करता है, 477 रुपये में बेचता है और 6% का लाभ मतलब 106 रुपये में 6% का लाभ प्राप्त करता है, 106 रुपये में बेचता है। और गुणा क्या करना, लाभ कितना 6% का, तो गुणा 6 से गुणा करवा देंगे। अब इन्हें काट लेंगे, किससे काटेंगे, 6 से तो नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम इन्हें काट लेंगे किससे, 2 से 6 3 बार कटेगा और 2 से 106 कितनी बार कटेगा, 200 106 आपके 53 बार कटेगा। 53 का भाग देना आपका किस में, 53 का भाग देना आपका 477 में, और 477 में 53 का भाग कितनी बार जाएगा, तो ये यहाँ पे 47 है और यहाँ पे 5 है, तो 9 पंजे 45 होता है, लगभग 9 बार जाता है। तो 53 को 9 से गुणा करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 9 में 27 और 5 9 में 45 और 2 हासिल वाले 47, तो 477 आता है पूरा पूरा। तो 53 से ये 9 बार कटेगा और 9 को इस 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 27। तो ए का लाभ है 20 रुपये और बी का लाभ है 27 रुपये। तो बी को अधिक मिलते हैं, कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 7 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि किससे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना, तो बी को अधिक लाभ प्राप्त हुआ और 7 रुपये अधिक हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक आदमी अपनी गति से 4/5वें भाग की गति से चलता है, वह गंतव्य स्थल पर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो वो कुल 5 गति है, उससे 4 भाग से वो चलता है, तो 1/5 की वो देरी करता है, और 1/5 की ये देरी उसे कितनी होती है, 1/5 की ये देरी होती है उसे 15 मिनट की। तो 15 में 1/5 का भाग देंगे तो उसके कुल समय आ जाएगा। तो भाग देने का अपना नियम, 1/5 का उल्टा 5/1, 15 को 5 से गुणा करेंगे 75। तो उस दिन वह 75 मिनट में पहुंचा। तो पूछा क्या है, तो इसी दूरी को तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है। उस दिन तो वह 75 मिनट में पहुंचा, परंतु सामान्यतः कितना समय लगा, क्योंकि उस दिन वो 15 मिनट लेट भी तो पहुंचा था, तो सामान्यतः उसे 15 घटा देंगे तो 60 मिनट में पहुंच जाता है, और उस दिन 15 मिनट लेट होने के कारण 75 मिनट में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर बी राइट, सॉरी ए राइट होगा। सामान्यतः 60 मिनट में पहुंचा, उस दिन की बात होती तो वो 75 मिनट में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विषम संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे
किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, उसका वर्ग प्राप्त होता है। तो प्रतिफल 2401, तो 2401 किसका वर्ग है या 2401 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। और वर्गमूल ज्ञात करने का हमारा आसान सा तरीका कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिया गया, 1 दिया गया है। तो 1 किस किस के इकाई का अंक होता है, 1 तो 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। 81 में भी इकाई का अंक 1 होगा, तो या तो 1 होगा या 9 होगा। अब दूसरा नियम अपना कि एक अंक छोड़ो यहाँ से, 24 किसके नज़दीक है, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का होता है 25, 25 तो 24 से ज़्यादा है तो 4 का ही होगा, या तो ये 41 का होगा या 49 का होगा। अब इसके लिए भी अपना नियम क्या कि 45 का वर्ग देखो, 45 का वर्ग कितना होता है, 5 का 25 और 4 को 5 से गुणा करेंगे कितने होते हैं, 500 के 20, तो 20 25 होता है और 20 25 से 2401 ज़्यादा है तो ये 49 का होगा। यदि 20 25 से 2401 कम होता तो ये 41 का होता, तो 49 का वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वह संख्या क्या होगी, 49 होगी। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। तो रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी बिंदु को, किसी खंबे को पार करती है तो दूरी क्या होगी, वही जो रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है 180 मीटर और चाल दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे में यदि चाल दी गई है तो हम क्या करेंगे, उसके विपरीत से 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि यह 54 ऊपर होता तो 5/18 से गुणा करते, क्योंकि हमें किस में बदलने, मीटर प्रति सेकंड में, हमें समय निकालना है सेकंडों में। अब 18 एकम 18 और 18 3 कितने होते हैं, 18 3 54 होते, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 बार, और 3 से 180 कितनी बार कटेगा, 6 3 18, 60 बार, और 5 का भाग 60 में 12 बार, तो 12 सेकंड में पार कर जाएगी व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 2200 रुपये की धनराशि को सालाना 2% सरल ब्याज दर से उधार देने पर कितने वर्षों में ये धनराशि 2266 रुपये हो जाएगी। तो ब्याज कितना होता है, 2200 रुपये मूलधन है और 2266 मिश्र धन है, तो ब्याज हो गया 66 रुपये। और जब भी ब्याज दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, ब्याज को 100 से गुणा करवा देते हैं, और जो दो चीज़ें दी गई होती है, या तो आपका मूलधन और दर दिया गया होता है, या मूलधन और समय दिया गया होता है, या समय और दर दिया गया होता है, और इनमें से एक पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, मूलधन दिया गया 2200, तो 2200 लिख देते हैं। दर दी गई है 2 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तीसरी चीज़ समय है हमारे पास, 2 0 से 2 0, 22 से ये कितनी बार कटेगा, 22 से ये कटेगा 66 3 बार, तो कितने समय में होगी, 3/2 वर्षों में, और 3 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, शेषफल कितना बचेगा, 1/2, तो 1 सही 1/2 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में हैं, दोनों संख्याओं में से 12 घटा देने पर यह संख्याएं 7:9 के अनुपात में हो जाती है, तो इन संख्याओं को ज्ञात करें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, सर्वप्रथम नया अनुपात लिखना, कितना, 11:13, उसके नीचे पुराना अनुपात लिखना 11:13, उसके बाद में परिवर्तन होने के बाद में नया अनुपात कितना आता है, 7:9। ठीक है, और इन्हें करवा दो वज्र गुणा, 11 9 99, 13 7 91। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना जो उम्र वाले क्वेश्चनों में आप करते हो कि नए अनुपात का अंतर, नया अनुपात कितना आया, 7:9, इसका अंतर हो गया 2 बट्टे वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा का अंतर 99 और 91 का अंतर हो गया 8, गुणा कितनी संख्या जोड़ी या कितनी घटाई, 12 घटाया या 12 जोड़े, तो गुणा 12 से गुणा करवा दो। ठीक है, 2 से 1 बार और 2 से 8 4 बार, और 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 1 का मान 3 होता है, तो आपकी संख्या कौन सी होती है, 3 से इन दोनों को गुणा करवा दो, 11 3 33, 13 3 39, तो वो संख्या आ जाएगी 33 और 39। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक वस्तु के मूल्य में 100% की कमी होने पर एक दुकानदार 45,000 रुपये में 25 और अधिक वस्तुओं को खरीद सकता है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें।
तो पहले देखते हैं कि वस्तु की मूल्य में 10% की कमी होगी तो वो खरीदने में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा। तो इस नियम के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले 10% की वृद्धि होती है तो कितने हो जाएंगे, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो 110, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100, 0 से 0, सॉरी 10% की कमी होती है, कमी होगी तो कितना होगा, 90 होगा। 10% की क्या होती है, कमी होती है, यहाँ वृद्धि नहीं होती। तो 90 गुणा क्या कर देंगे 100, 0 से 0, 100 में भाग देंगे, किसका देंगे, 9 का। ठीक है, तो 100/9% वस्तुएं अधिक खरीद सकते हैं। और ये कितनी है, 25 वस्तुएं हैं जो कितने प्रतिशत के बराबर है, 100/9% के बराबर है। तो 25 में भाग देना 100/9 का, तो 100/9 का भाग देने का अपना नियम 9/100 से गुणा करवा दो, और गुणा क्या करवा देंगे 100 से। कुल वस्तुएं ज्ञात करनी है हमें, तो 100% होती है कुल वस्तुएं, तो 100 से गुणा करवा देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225 वस्तुएं खरीदते हैं हम 45,000 में। तो 45,000 में 225 खरीदते हैं तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 45,000/225। 9 से ये कटेगा 5,000 बार, और 9 से ये कटेगा कितनी बार, 25 बार, और 25 दूने 50, तो 200 रुपये होगा एक वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी संख्या के 1/4 के 30% का 2/5 15 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। पहले वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या मान ली हमने 1 है तो 1 का 1/4 1/4 ही होगा, और 1/4 का 30% मतलब 30/100, और इसका 2/15 यानी का के की संबंध है, तो क्या करना, गुणा करवाना। तो 2/5 बराबर कितना है, 15 है, तो वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में उसका 20% ज्ञात कर लें। 0 से 0 को काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 से ये कट जाएगा आपका 2 बार। ऊपर क्या आ गया, ऊपर बचा हमारे पास 3, और नीचे क्या बचेंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, और 20 पंजे 100, तो 3/100 बराबर है 15। 15 के हर में कुछ नहीं, 1 लिख देंगे, वज्र गुणा करवा दो, 3 एकम 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 को 100 से करवाएंगे 1500, तो 3 बराबर 1500 है। संख्या मानी 1, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1500 में 3 का भाग देंगे तो 500, तो वो संख्या आ गई आपकी 500। अब उसका क्या करना है, हमें 20% ज्ञात करना है। तो 500 का 20% कितना होता है, 500 गुणा 20/100, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 50 को 2 से गुणा करेंगे 100। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि 1 रुपए का 10 पैसे कितना प्रतिशत होता है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, और 100 पैसे का 10 पैसे, 100 का 10 कितना प्रतिशत होता है, 10% ही होता है, क्योंकि 100 की कोई भी संख्या हो, 100 का 1 कितना होता है, 1%, 100 का 5 होता है 5%, 100 का 100 होता है 100%। ठीक है, तो ये थे आज के 32वें पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम 33वां पेपर करेंगे, और इस प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।